नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण का राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। नवंबर 2022 का आप सभी से हमने एक पोल में पूछा था कि स्पीडी के अलावा आप सभी लोग किस मैगजीन का करंट अफेयर देखना चाहते हैं। तो आप लोगों ने बताया था, ज़्यादातर लोगों ने, कि प्रतियोगिता दर्पण। तो उसी क्रम में ये अपना प्रतियोगिता दर्पण का पहला वीडियो है। और जो पहला वीडियो में क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अगर देखिए हम चाहते तो पूरा मैगजीन को एक वीडियो में अपलोड कर सकते थे, लेकिन मेरा मानना है कि आप सभी से एक बार राय लिया जाए कि जो प्रतियोगिता दर्पण है उसे किस पैटर्न से डिस्कस किया जाए। जो पैटर्न हमने डिस्कस किया है उसी पैटर्न पर, या तो फिर उसे क्वेश्चन फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में डिस्कस किया जाए उसे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर देखिए एक बार हम पूरा डिस्कशन कर देंगे तो फिर दोबारा लिखना मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी काम हो जाएगा, एक काम को दोबारा करना। तो हमने सिर्फ राष्ट्रीय घटनाक्रम ही लिखा और उसी को डिस्कस किया है। तो आप सभी लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला पॉइंट है कि 70 वर्ष पूर्व विलुप्त घोषित चीते भारत की धरती पर वापसी। नामीबिया से लाए गए 8 चीते भारत में बसाए गए। ये भारत में कहाँ पर बसाया गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। तो इसी में पहला पॉइंट है कि अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया से 8 चीते वायुसेना के बोइंग मालवाहक विमान द्वारा जो है 17 सितंबर 2022 को भारत लाए गए। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो 8 चीता लाया गया तो इसमें कितना नर है और कितना मादा है। तो 3 नर है और 5 आपके मादा है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो वायुसेना का बोइंग मालवाहक विमान है, जब ये 8 चीते लेके भारत में आता है तो किस हवाई अड्डे पर लैंड करता है? तो ग्वालियर हवाई अड्डे पर लैंड करता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और ग्वालियर हवाई अड्डे से जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है ये कैसे पहुंचा? तो विशेष हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान में पहुंचाया गया ये 8 चीते को। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि 70 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है भारत की धरती पर चीते की वापसी हुई है। और इस चीते को कहाँ पर बसाया गया है? तो मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया गया है। 1947 में भारत में केवल 3 चीते बचे थे, जिनका भी शिकार 1947 में कर लिया गया। ठीक है, 1947 मतलब 1947 में जो है 3 चीते बचे हुए थे, लेकिन 1947 में जो है इन 3 चीतों का भी शिकार कर लिया जाता है। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा जो है 1952 में औपचारिक रूप से घोषणा कर दी जाती है कि भारत से चीते आपके विलुप्त हो गए हैं। लेकिन सरकार जो है प्रयास करती है कि चीते भारत में लाए जाए। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, यूपीए की सरकार, जो कांग्रेस की जो अलायंस था, 1909 में आपके एक योजना बनाती है चीते को लाने की, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया जाता है। उसके बाद जो वर्तमान में सरकार है, एनडीए सरकार, ये सत्ता में आती है और एक नया योजना बनाती है चीते को भारत में लाने के लिए। और इसी क्रम में जो है 2017 में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति भी मिल जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में चीते की वापसी किस प्रोजेक्ट के तहत की जा रही है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है भारत में चीते की वापसी की जा रही है। 12 चीते को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाए जाने हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो 8 चीते ये कहाँ से लाया गया है? तो नामीबिया से लाया गया है। जो 12 चीते ये कहाँ से लाया जाएगा? तो ये आपके दक्षिण अफ्रीकी देश से लाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है, वहाँ से लाया जाएगा। भारत के 75 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आप समझिए कि नामीबिया देश कहाँ पर है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है। इस साइड में आपके नामीबिया है और यहाँ पर आपके साउथ अफ्रीका है। वर्तमान में कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप आपको याद रखना है।
यहाँ पर अफ्रीका का आपको मैप दिया गया है, आप यहाँ पर देखिए, ये आपके नामीबिया है और नीचे में साउथ अफ्रीका है, नीचे में आपके साउथ अफ्रीका है। यहाँ पर आप देखिएगा एक कंट्री होगा लुसोथो, जो लुसोथो कंट्री है पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। ये आपके सॉवरेन कंट्री है लुसोथो, लेकिन जो इसकी सीमा है चारों साइड से किससे लगती है, तो साउथ अफ्रीका से लगती है। और आपके बोत्सवाना है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण किया गया है। मुंबई में स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी का जलावतरण 11 सितंबर 2022 को मुंबई में किया गया। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया है। और जो स्टेल्थ होता है इसका मतलब क्या होता है, तो रडार की नज़र से बचने में सक्षम है कौन, जो तारागिरी युद्धपोत है वो, ठीक है। तो स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी मतलब रडार की नज़र से बचने वाला युद्धपोत कौन है, तो तारागिरी है। यहाँ पर लिखा गया है जलावतरण, इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए जो आपके तारागिरी युद्धपोत है ये बन के तैयार हो गया है, इसे अब समुद्र में उतारा गया है। किस लिए, तो परीक्षण के लिए उतारा गया है। जब इसका परीक्षण हो जाएगा उसके बाद जो है नौसेना में इसे शामिल कर लिया जाएगा। इसका जो तारागिरी है इसके विभिन्न बेसिन एवं समुद्री परीक्षणों के पश्चात जो है इसे अगस्त 2025 तक आपके नौसेना में शामिल किया जाएगा। इसका जो है विभिन्न बेसिन समुद्र में परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद जो है नौसेना में 2025 में इसे शामिल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत कौन कौन सा युद्धपोत बनाया जा रहा है, तो युद्धपोत नीलगिरी बनकर तैयार हो गया है, युद्धपोत उदयगिरी ये भी बनकर तैयार हो गया है, युद्धपोत तारागिरी ये भी बनकर तैयार हो गया। लेकिन जो चौथा युद्धपोत है इसका निर्माण अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट 17A, ठीक है। इसमें कौन कौन से आपके युद्धपोत हैं इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके युद्धपोत है, यहाँ पर देख लीजिए। साथ ही इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी का ये जो नामकरण है भारतीय नौसेना में 1980 से 2013 के दौरान शामिल रहे INS तारागिरी के नाम पर किया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेल्थ युद्धपोत तारागिरी का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो INS तारागिरी के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल QRSAM का सफल परीक्षण किया गया है। QRSAM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इसका फुल फॉर्म होता है। तो देश में ही विकसित सतह से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का जो है सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत रेंज से किया गया है। और कब किया गया है, तो 8 सितंबर 2022 को किया गया है। और इसका परीक्षण किसके किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO और सेना के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो DRDO तथा सेना के द्वारा मिलकर इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल हर मौसम में कार्य करने वाली मिसाइल है। कोई भी मौसम में बारिश पड़ता हो, सर्दी हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम में ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये काम कर सकता है और सटीक तरीके से एक बार में कई लक्ष्यों पर निशाना लगाने में सक्षम है। और इसकी जो मारक क्षमता है 25 से 30 किलोमीटर है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल की मारक क्षमता यहाँ पर नीचे आपको फोटो में दिख भी रहा होगा। उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए। भारत की समृद्ध एवं विविध समुद्री विरासत के संरक्षण एवं प्रदर्शन हेतु एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना पत्तन, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से गुजरात के लोथल क्षेत्र में की जा रही है। इसके बारे में याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो गुजरात के लोथल क्षेत्र में की गई है। और इसके आधारशिला किसके द्वारा रखा गया, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर
वर्तमान समय तक के भारत के जो है समृद्ध समुद्री इतिहास का प्रदर्शन करने वाले इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की सरकार की योजना है। विभिन्न चरणों में पूरा किए जाने वाले इस परिसर का पहला चरण जो है मार्च 2024 तक आपके पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको मेनली याद रखना है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना कहाँ पर की जा रही है, ये कहाँ पर की गई है। अभी तो पूरा बना नहीं है, लेकिन अब बाद में पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर की जा रही है, तो गुजरात के लोथल में की जा रही है। ठीक है, आपको याद होगा कि हिस्ट्री में तो जो लोथल किस लिए प्रसिद्ध था, तो बंदरगाह के लिए, डॉकयार्ड के लिए जो लोथल आपके प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरोना के लिए देश में ही विकसित नेजल वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को औषधि महानियंत्रक की मंजूरी मिली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की आपके जो है अनुमति मिल गई है। नेजल वैक्सीन क्या होता है, तो ये जो वैक्सीन है नाक के माध्यम से दिया जाता है। मतलब कि जो अभी जो वैक्सीन है हम लोग के पास है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सुई के माध्यम से आपके शरीर में दिया जाता है। लेकिन जो नेजल वैक्सीन है ये क्या है, नाक के माध्यम से आपको दिया जाएगा, क्योंकि जो कोरोना वायरस होता है मेनली नाक के माध्यम से ही आपके शरीर में इंटर करता है। तो यहाँ पर नीचे पढ़ लीजिए, नेजल वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो नेजल वैक्सीन है किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। नेजल वैक्सीन का मतलब क्या होता है, तो नाक के रास्ते से ही जाने वाली वैक्सीन को जो है नेजल वैक्सीन बोला जाता है। यह कोविड-19 वायरस से सुरक्षा के लिए नाक से दिया जाने वाला पहला देसी टीका है। क्या है, यह पहला देसी टीका है। प्राथमिक टीकाकरण के साथ साथ 2 खुराक ले चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जिनको पहला डोज और दूसरा डोज मिल गया है, उसके बाद उस व्यक्ति को अगर बूस्टर डोज दिया जाएगा तो उसे नेजल वैक्सीन ही दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं शिंदे बने। कौन बने हैं, शिंदे बने हैं। भारत नेपाल में पहला पॉइंट है कि नेपाल यात्रा के दौरान भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को नेपाली सेना अध्यक्ष की मानद रैंक से नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसमें आपको याद रखना है कि जो ये सेना जनरल का ये पद है, ये कब से भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं और नेपाल के थल सेना के अध्यक्ष को दिया जाता है। तो 1950 में शुरू हुई इस परंपरा के तहत जो है भारत एवं नेपाल के एक दूसरे के सेना प्रमुखों की अपनी सेना के जनरल की मानक रैंक प्रदान करते हैं। इसका मतलब होता है कि जो अगर नेपाल का सेना अध्यक्ष है वो भारत का सेना अध्यक्ष होगा, और जो भारत का सेना अध्यक्ष है वो नेपाल का सेना अध्यक्ष होगा। ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो शेर बहादुर देउवा हैं, इसे नोट कीजिएगा, शेर बहादुर देउवा। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन थे, तो विद्यादेवी भंडारी। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि देश में अपराध आंकड़े के संबंध में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2021 की क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसके बारे में देखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्ष 2021 में बड़े राज्यों में हिंसक अपराध की दर सर्वाधिक किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। कहाँ पर है, असम राज्य में है। हिंसक अपराध जो है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, जो हिंसक अपराध जो है यहाँ पर बताया गया है कि सर्वाधिक जो बड़े राज्यों में हिंसक अपराध की दर किस राज्य में है, तो असम में है, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर। मतलब 1 लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक जो हिंसा कहाँ होता है, तो असम में होता है। दूसरा और तीसरा स्थान किसे दिया गया है, तो दूसरा स्थान दिल्ली को मिला है और तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल को मिला है। हिंसक अपराधों की न्यूनतम दर कहाँ पर है, तो गुजरात में न्यूनतम दर है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आपके तमिलनाडु में। हिंसक अपराध की श्रेणी में आता क्या क्या है, आपसे पूछा जा सकता है। तो हिंसक अपराध की श्रेणी में जो है हत्या, दहेज मृत्यु, गंभीर चोटें, अपहरण, बलात्कार आदि जो है हिंसक अपराध में आते हैं। फिर से बोलते हैं, हिंसक अपराध में क्या क्या आते हैं, तो हत्या, दहेज मृत्यु, दहेज के लिए हत्या कर देना, गंभीर चोटें, अपहरण, बलात्कार आदि जो है हिंसक अपराध हैं। प्रति 1 लाख जनसंख्या पर हत्या के सर्वाधिक मामले
किस राज्य में दर्ज किया गया है? तो झारखंड राज्य में दर्ज किया गया है। साथ ही आपको याद रखना है कि अपहरण के सर्वाधिक मामले कहाँ पर दर्ज किए गए हैं? तो दिल्ली में जो है अपहरण के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। हत्या के मामले में पहले 5 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला में आपके उत्तर प्रदेश, यहाँ पर क्या था कि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक हत्या कहाँ पर होता है? तो झारखंड में प्रति 1 लाख पर। लेकिन ओवरऑल बोला जाएगा कि सर्वाधिक हत्या किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। कितनी हत्या होता है? तो 3717 हत्याएं की जाती है। बिहार में कितनी हत्याएं होती है? तो 2789 हत्याएं होती है। महाराष्ट्र में 2030, मध्य प्रदेश में 2034 और पश्चिम बंगाल में 1884 हत्याएं की जाती है। मतलब पहला स्थान उत्तर प्रदेश को, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा मध्य प्रदेश, पाँचवा पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपहरण के मामले में पहले 5 राज्य क्रमशः इस प्रकार हैं। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देखिए, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर अपहरण के सर्वाधिक मामले कहाँ पर दर्ज किया गया है? तो दिल्ली में। और प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक हत्याएं कहाँ पर हुई है? तो झारखंड में हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि ओवरऑल हत्याएं सर्वाधिक किस राज्य में हुई है? और ओवरऑल सर्वाधिक अपहरण जो है किस राज्य में हुआ है? तो सर्वाधिक हत्याएं और सर्वाधिक अपहरण जो है उत्तर प्रदेश में होता है। सेकेंड में बिहार है, तो जो हत्याएं में भी आपकी बिहार है। तीसरा में महाराष्ट्र है, तो तीसरा में यहाँ भी महाराष्ट्र है। उसके बाद मध्य प्रदेश चौथा में है, तो यहाँ भी मध्य प्रदेश आपके चौथा में। पाँचवा में पश्चिम बंगाल है, तो पाँचवा आपके पश्चिम बंगाल है हत्याएं में भी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वे सहयोगी संगठन पर जो है 5 वर्षों के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार के द्वारा। बस आपको इतना ही याद रखना है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वे उसके सहयोगी जो भी संगठन है उस पर 5 वर्षों के लिए सरकार के द्वारा जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। गुजरात में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ के बारे में समझिए। तो देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ जो है 29 सितंबर 2022 को हुआ है। यह खेल जो है गुजरात के 6 शहरों में होगा। 6 शहर कौन कौन है? तो अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट एवं भावनगर में खेला जाएगा। 7 वर्ष के अंतराल के पश्चात जो है देश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में हुआ था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल वर्तमान में गुजरात में हो रहा है, इसे 2016 में कहाँ पर आयोजित किया जाना था? तो गोवा में आयोजित किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से गोवा में आयोजित नहीं किया गया। अब जो है 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है गुजरात के 6 शहरों में किया जा रहा है। इस खेल का औपचारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और कहाँ पर किया गया? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से किया गया है। शुभंकर याद रखिएगा कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल है इसके शुभंकर क्या है? तो साबज अर्थात एशियाई शेर जो है इसके शुभंकर है। एशियाई शेर इसके शुभंकर हैं। और खेलों का गीत क्या है? तो जुड़ेगा इंडिया, जुड़ेगा इंडिया खेलों का गीत है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल 36 खेल कौन कौन है इसके बारे में एक बार देख लीजिए। हो सकता है आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिए। तो इसमें पहला खेल है एक्वाटिक्स, तीरंदाजी, भारतीय तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बीच स्पोर्ट्स, बॉक्सिंग, कैनोइंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिम्नास्टिक, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, लॉन बॉल होता है, ठीक है। उसके बाद मलखंभ, नेटबॉल, रोलर स्पोर्ट्स, रोइंग, रग्बी 7 इयर्स, शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, वुशु
और योगासन, ये 36 खेल आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। पीएम श्री स्कूल योजना को प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा 5 सितंबर 2022 को घोषित किया गया है। इसके तहत जो है 14,500 स्कूलों का अपग्रेडेशन कर मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है जो पीएम श्री स्कीम है कब लॉन्च किया गया है, तो 5 सितंबर 2022 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसके माध्यम से 14,500 स्कूलों को जो है अपग्रेडेशन कर जो है मॉडल स्कूल बनाया जाएगा।